सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चालू करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। और ये डिस्कशन काफी इम्पोर्टेंट है रिलेटेड टू एसएससी जेई मेंस का स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको। ठीक है, ज्ञान देने आ गए, ज्ञान लीजिए। मेंस का स्ट्रेटेजी है, देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि कौन कौन बच्चे मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी तो रिजल्ट आया नहीं है ऐसे एसएससी विभाग की तरफ से, लेकिन फिर भी एक अनुमानित वो चीज मैं बता रहा हूँ। देखो भाई, मुझे लगता है जो कट ऑफ जाएगा वो जनरल के लिए 118 प्लस ही जाएगा किसी भी तरह से प्रीलिम्स में, जनरल का। इससे कम तो कट ऑफ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस बार जीके जीएस और रीजनिंग हार्ड थी, सभी शिफ्ट में हार्ड थी, डेफिनेटली सभी शिफ्ट में हार्ड थी। एक ही जैसा पेपर था जीके जीएस रीजनिंग का, बट टेक्निकल जो है ना, कुछ शिफ्ट में इजी और कुछ शिफ्ट में हार्ड था। जैसे कि अगर मैं बोलूं, 14 तारीख का जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट था उसमें नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर किसी का नहीं बढ़ेगा। 15 तारीख में भी सेम, मॉर्निंग वाले शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर किसी का नहीं बढ़ेगा। 16 तारीख का जिनका भी एग्जाम था 16 को, उनका किस्मत खुल गया। ये गारंटी है 16 तारीख को जिनका भी एग्जाम था, क्योंकि पेपर लेवल काफी डिफिकल्ट थी 16 तारीख वाले में। तो मतलब एज कंपेयर टू 14-15, ऐसे तो कोई भी पेपर लेवल डिफिकल्ट नहीं था, एसएससी जेई का एग्जाम है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो 14 और 15 तारीख के कंपैरिजन में 16 तारीख वाला थोड़ा हार्ड था। और इसमें नॉर्मलाइजेशन में बड़ा अच्छा नंबर आपको बढ़ेगा। 10 से 15 नंबर के बीच में नंबर आपके बढ़ सकते हैं, 10 to 15। ओके, अभी फोन मत करो भाई, नहीं उठा रहा मैं। 10 से 15 नंबर तक में आपका नंबर इंक्रीज हो सकता है जिनका 16 तारीख को था। और ओवरऑल कट ऑफ 118 प्लस मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी एसएससी विभाग से जो भी आएगा इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। 4-5 नंबर का वेरिएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी जिनका 118 प्लस है, पढ़ाई तो करना ही है। अभी तो फिलहाल कोई एग्जाम है नहीं, तो मेंस के लिए एक बार फिर से सिविल इंजीनियरिंग को रिवाइज करिए, चालू कर दीजिए। तो वो तो आप कर ही सकते हैं। बाकी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मेंस का आंसर राइटिंग कैसा होता है। अपने एक स्टूडेंट थे, होनहार स्टूडेंट चंद्र प्रकाश, ठीक है, जिन्होंने एसएससी जेई 2019 वाले में, 20 वाला भी इनका क्लियर है, ये उनका 19 वाले का है। 19 वाले में उनका रैंक टॉप 100 के अंदर उनका रैंक था चंद्र प्रकाश जी का। एंड अभी सीडब्ल्यूसी में वो हैं ऑलरेडी। ठीक है, जनरल कैटेगरी से थे, सीडब्ल्यूसी में ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। तो उनका मेंस का जो पेपर है काफी अच्छा नंबर था, 240 नंबर उन्होंने स्कोरिंग किया था मेंस में। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, देखिए 300 में से 238 नंबर उन्होंने स्कोरिंग किया था। ठीक है, तो इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। और भी ऐसा मेंस का पेपर जो अपने स्टूडेंट्स क्लियर किए हैं एग्जाम्स को, ठीक है, अगर वो आरटीआई कॉपी मंगवाए हैं तो मैं उनसे मंगवा के आपसे डिस्कस कर लूंगा। अभी फिलहाल ये वाला पेपर चंद्र प्रकाश जी का पेपर हम डिस्कस करेंगे। ये ऑलरेडी अभी जॉब में है, एसएससी है। ओके, आपने इनका इंटरव्यू भी देख लिया होगा, चैनल के ऊपर हमने डाल दिया था चंद्र प्रकाश जी का इंटरव्यू। तो चलिए इनका पेपर को डिस्कस किया जाए। और पेपर देखने से पहले, आंसर राइटिंग देखने से पहले स्ट्रैटेजी मालूम होना जरूरी है। ठीक है, कि अभी के टाइम पे क्या करना चाहिए। देखो, पहला पॉइंट तो मैं यही हमेशा सजेस्ट करता हूं हर वक्त, जो अपने स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। आप लोग शायद बहुत लोग हमें नहीं जानते होंगे, लेकिन आप यहाँ आएंगे पढ़ेंगे तो आपका एसएससी क्लियर हो जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़ा प्रचार भी कर देता हूँ अपना एसएससी जेई क्लासेस फॉर 2023। आप आइए, एनरोल करिए। 7008-420-353 पर कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एसएससी जेई 2023। टेक नॉन टेक दोनों पैटर्न चेंज हो गया है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, टेक नॉन टेक दोनों आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने अपना ऐप का डाउनलोड लिंक, कंसेप्ट डिकोडर का डाउनलोड लिंक, डिटेल्स वगैरह सब कुछ शेयर कर दिया है। तो आप आइए, ज्वाइन करिए, पढ़ाई चालू कीजिए। ठीक है, टेक नॉन टेक अभी आप एनरोल कर लीजिए। एसएससी जेई 2023 टारगेट बैच हमने बना के रखा है 3499। इसमें दोनों टेक नॉन टेक आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, चलिए अब मेन जो बात है,
देखो जब स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं ना, तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम का, तो सब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है, कि प्रीलिम्स लेवल पे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केवल याद कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं और किसी तरह से एमसीक्यू टाइप का एग्जाम क्लियर हो गया, चलो प्रीलिम निकल गया। अब मेंस के लिए फिर परेशान होते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल टच है ही नहीं, डेरिवेशन किया ही नहीं होता है। समझ रहे हो, मेन प्रॉब्लम यही आती है आप लोगों को। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने का एक ही बेस्ट तरीका है कि जब सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, उसे कंप्लीटली पढ़ा जाए हर एक पर्सपेक्टिव से, चाहे आप एमसीक्यू एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो या कन्वेंशनल कोई भी जो भी एग्जाम है, उससे उस चीज को इग्नोर करके जब लर्निंग फेज होता है सब्जेक्ट का, उस समय उस सब्जेक्ट को कंप्लीटली पढ़िए। तब आपको कभी भी किसी भी तरह का माहौल में आपको बैठा दिया जाए, आप परेशान नहीं होंगे। पहला तो ये चीज मैंडेटरी होता है, जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए अभी किसी भाई को दिक्कत आ रही है, तो पहला स्ट्रेटेजी जो मेंस के लिए होता है, सबसे पहले आप आईएएस मास्टर का, मतलब आईएएस मास्टर, मैं ऐसे नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, उनका एक बिजनेस हो गया फिर यहाँ से, तो मेरा ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपके पास अगर एसएससी जेई का कन्वेंशनल के पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, आप वहां से उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब ये लोग कंपनी है, जैसे हम लोग हैं, तो ये लोग थोड़ा बुक निकाले हैं जिसमें सारा का सारा लेटेस्ट बुक अगर होगा इनका, तो उसमें सारा का सारा पीवाईक्यू आपको जो एग्जाम में एसएससी में आए हुए हैं, कभी भी पूछे गए हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जस्ट इसलिए मैंने नाम ले लिया। आप किसी भी अदर कंपनी का भी ले सकते हो, हमको बस क्वेश्चन से मतलब है। तो आप एसएससी जेई का सबसे पहले पीवाईक्यू कन्वेंशनल कंप्लीट करिए, एसएससी जेई का पीवाईक्यू कंप्लीट करिए, 100% कंप्लीट करिए, एक एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, 100% कंप्लीट करिए, ये जरूरी है। सेकेंड, दूसरा, ये कंप्लीट करने में अधिक से अधिक आपको 1 महीना लगेगा, और अभी से लेके मेंस के लिए जो टाइम है आपके पास, लगभग 80 से 90 दिन बचे हैं, इससे ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। तो 1 महीना इसी में लग जाएगा एसएससी का पीवाईक्यू को कंप्लीट करने में। सेकेंड मंथ आप इन्वॉल्व अपना समय दीजिए किसको, इंजीनियरिंग सर्विस ईएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसको कंप्लीटली सॉल्व करिए। अब इन ईएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल्स में कुछ कुछ बड़े लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन एसएससी में पूछेंगे नहीं। लेकिन वो न्यूमेरिकल और लेंदी वाला क्वेश्चन कुछ ही सब्जेक्ट का स्किप करिए। सॉइल मैकेनिक्स का स्किप कर सकते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स का स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाकी डिजाइन सोम का कुछ बहुत लेंदी क्वेश्चन है, अगर वो और स्ट्रक्चर के बहुत लेंदी क्वेश्चन, उनको स्किप किया जा सकता है। लेकिन आरसीसी और स्टील के क्वेश्चंस को स्किप नहीं करिएगा। आरसीसी और स्टील के क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी हैं, सभी क्वेश्चन को फॉलो करो। थ्योरी आपको 2 ही 3 सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, बीएमसी में एनवायरमेंट के थ्योरी देखने को मिलेंगे, प्लस कुछ कुछ ऐसा थ्योरी जैसे साइट सिलेक्शन वाली थ्योरी मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे डैम साइट सेलेक्ट करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट 5 बात लिखिए, ठीक है। ब्रिज साइट सेलेक्ट करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। स्टेशन यार्ड बनानी है तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट लिखिए जो हमको ध्यान में रखना है कंस्ट्रक्शन से पहले। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। प्लस डिफरेंस करने वाले क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन वाले, डिफरेंशिएट बिटवीन एलएसएम डब्ल्यूएसएम मेथड। फिर किसी भी तरह के टेस्टिंग के बारे में पूछे जा सकते हैं, जैसे सॉइल मैकेनिक्स में बहुत सारी टेस्टिंग है, प्लेट लोड टेस्ट है, ठीक है, ट्राइक्सियल टेस्टिंग वगैरह है, ओके। फिर वेन शियर टेस्ट है, इन टेस्टिंग के बारे में, डायरेक्ट शियर टेस्ट है, ये टेस्टिंग आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे। तो वो सब थ्योरी पोर्शन हो गया, तो उसको अच्छे से कवर करना है उसको। और देखिए लिखने का तरीका मैं अभी दिखाऊंगा, इनका आंसर राइटिंग 240 नंबर लाया भाई ने, कम नहीं है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग में आपको दिखाऊं 238, 2 नंबर, चलो यार, और मिल जाता, वो एग्जामिनर दिया नहीं, कोई बात नहीं। पॉइंट टू पॉइंट एकदम लिखे, पिन पॉइंटेड, ना ज्यादा कम ना, मतलब पिन पॉइंटेड एग्जैक्ट, ठीक है। खैर चलिए, आपको ये स्ट्रैटेजी आपको अभी फिलहाल समझ में आया, आप निश्चिंत रहिए, भाई बोल रहा है, एक्सेप्ट करो दिल से, इन दोनों को कंप्लीट करो भाई, बजा दोगे यही। और जो चीज थ्योरी में मैंने बोला है उसको फॉलो करके रखिए। और भी बाकी कोई जरूरत है, पर्सनल कोई सजेशन चाहते हो और थोड़ा डिटेल में, ताकि और बात करें 10-15 मिनट, तो आप रात 9 बजे के बाद हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस मुद्दे को लेकर, ठीक है। तो देखिए, इनका पहला ही क्वेश्चन आपको 15 नंबर का दिख रहा होगा, 15 मार्क्स। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। सीधा सीधा इन्होंने लिखना शुरू किया। पहला पॉइंट, शेप एंड साइज, टेक्सचर, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट।
कुछ नहीं कर रही, पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने लिखा है एकदम। वाटर एब्जॉर्प्शन, हार्डनेस, साउंडनेस लिखे, एक लाइन इसके बारे में। ठीक है, साउंडनेस मतलब देखो जैसे कि व्हेन टू ब्रिक्स स्ट्राइक विथ ईच अदर इट शुड हैव क्लियर साउंड। समझ में आ गया। फिर वाटर एब्जॉर्प्शन, इट शुड एब्जॉर्ब 12 to 15% वाटर इन 24 आवर्स। एकदम नीट एंड क्लीन, सीधा फैक्ट। हमको कहानी नहीं बनाना है कि वाटर एब्जॉर्प्शन, टेक ए ब्रिक डीप इन वाटर, take it out, let its weight is W1. So after 24 hours, let its weight is W2. W1 minus W2 by W. मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है, W सीधा पॉइंट लिखिए, फैक्ट। पॉइंट बनानी है, 15 नंबर है मतलब 15 पॉइंट आपको बनानी है ना। आप सोचोगे कि मैं ऐसा करता हूँ, पेपर भर देता हूँ किसी तरह से, नंबर दे देंगे, नहीं देंगे, नंबर काट लेंगे, हाँ कम मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखो इन भाई ने इतना अच्छे से पॉइंट पॉइंट लिखा है, फिर भी इस वाले क्वेश्चन में इनको मिला 12 नंबर। और आप बहुत ज्यादा कहानी बनाओगे और पॉइंट नहीं रहेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स, तो आपको मिल जाएंगे 5 नंबर या 3 नंबर, देके छोड़ देता है। समझ में आया बात। न्यूमेरिकल्स जो होता है ना, उसमें अगर आपका आंसर करेक्ट आ गया, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना नंबर एग्जैक्ट मिलेगा। अभी देखेंगे, समझ गए। न्यूमेरिकल्स में एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट नंबर मिलता है, तो आंसर एकदम सही निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए आंसर किसी कारण से गलत भी हो गया, तो फिर भी अब उसको बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि मान लो कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आप करते क्या हो, गलत आ गई मान लो, तो पेपर तो ऐसे है नहीं, अब उसके बाद उसमें टाइम भी नहीं है, 2 घंटा का पेपर है, 2 घंटे में अटेम्प्ट करना है सारा का सारा, काट दोगे, अरे गलत हो गया घिच पिच, है हटाओ, नहीं करना। क्यों? हो सकता है इसमें से भी वो अगर भले ही गलत आ गया, लेकिन स्टेप मार्किंग पे आपको अगर 20 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, कुछ स्टेप्स तो उसमें सही होंगे, इस बेसिस पे नंबरिंग भी होती है, स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, तो वहां से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये चीज कभी नहीं करिएगा, आपको काटने की जरूरत नहीं है पेपर। काट दोगे तो फिर जो भी लिखा था, जो भी मेहनत, 2-4 नंबर, क्योंकि एसएससी जैसा एग्जाम में 2 नंबर भी मायने रखता है, 1 नंबर भी मायने रखता है यार, डेसिमल मायने रखता है, 0.3 भी मायने रखता है ओवरऑल रैंकिंग के लिए, है ना। 0.3 भी मायने रखता है, क्योंकि सारा रिजल्ट कंप्यूटराइज निकलती है, तो वन नॉर्मलाइज होके निकलती है। तो पॉइंट 1 भी मायने रखता है, छोटा से छोटा यूनिट भी मायने रखता है। समझ गए। तो इसलिए अगर गलत हो गया तो घबराने का नहीं है, उसको काटना नहीं है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अगर आपको लगता है कि उस चीज को आप सही कर सकते हो और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो ही फिर जाइए, नहीं तो जाने की जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट क्वालिटी यू विल कंसिडर इन सिलेक्टिंग टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन। देखो भाई, बीएमसी कंप्लीट थ्योरी, इसमें से बहुत सारे थ्योरी आते हैं, तो बीएमसी का जो सब्जेक्ट है ना, इसको आप जितने भी आप पढ़े हो उसको एकदम फिर से लिखो, नोट्स को स्टार्टिंग टू एंडिंग, हर एक टॉपिक, हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन के बारे में लिखो, टाइप्स ऑफ सीमेंट उसके बारे में लिखो, समझ में आया, क्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट उसके बारे में लिखो, वर्केबिलिटी लिखो, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के बारे में लिखो, समझ में आ रहा है, ड्यूरेबिलिटी के बारे में लिखिए, टेबल्स, जितने भी टेबल्स वगैरह, जैसे ड्यूरेबिलिटी वाला टेबल है, उस टेबल को बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए। ये पूरा बीएमसी का थ्योरी एकदम लिखिए कंप्लीटली, क्योंकि ये बीएमसी पेपर आपको बहुत सारा देख रहे हो, अभी 2 क्वेश्चन तो बीएमसी से आ गया 25 नंबर का, 15 नंबर ऊपर, ये वाला 10 नंबर, और आगे भी देखेंगे। तो लिखिए इनको, समझ में आ रहा है, एक बार रिपीट करिए, बीएमसी को अलग से एक रफ कॉपी खरीद लो, उसमें लिखो, प्रैक्टिस करते रहो, जो भी थ्योरी पढ़ा है प्रैक्टिस करते रहो। अगर नहीं पढ़ा है अच्छे से पूरा कंप्लीट थ्योरी उस टाइप से, तो कोई बात नहीं, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक में बता रहा हूँ, वहां पे जो बीएमसी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उनको देखिए, उनमें जो सोल्यूशन लिखा गया है उन्हीं को लिखिए और याद कीजिए अच्छे से। ठीक है, और जो टॉपिक से उनमें क्वेश्चन नहीं है, जो अतिरिक्त टॉपिक बच रहा है, उनको अलग से लिख लो, तो इस तरह से बीएमसी कंप्लीट हो जाएगा। यही सब आते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे क्वालिटीज ऑफ टिम्बर, क्या क्या सेलेक्ट करना है, या फिर आपसे पूछ लेगा सीजनिंग ऑफ टिम्बर पे क्वेश्चन डाल देगा, समझ में आ रहा है ऐसा। या फिर जो हम टिम्बर पे प्रिजर्वेटिव अप्लाई करते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर डिफेक्ट्स इन टिम्बर पूछ लिया, कुछ भी, एनीथिंग दे कैन आस्क, अलग अलग टॉपिक है। या फिर कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, टाइप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ टिम्बर पूछ लिया,
समझ रहे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब पूछे जा सकते थ्योरेटिकल पोर्शन में। या फिर कंपोजिशन वगैरह तो पूछ ही सकता है, कंपोजिशन वगैरह छोटा छोटा आता है, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको डाल देगा। टेस्ट का नाम भी पूछ सकता है कि सीमेंट में कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, कुछ 5 या 10 टेस्ट का नाम लिखिए, 2 नंबर में डाल दिया, सिर्फ नाम लिखना है। इसमें फिर टेस्ट लिखोगे, इन सेटिंग टाइम टेस्ट लिखोगे, फिर एक्सप्लेन करोगे, डायग्राम बनाओगे, जरूरत नहीं है, बस सेटिंग टाइम टेस्ट लिखो और एपरेटस का नाम लिख दो साइड में, चमक जाएगा। कौन? एग्जामिनर, वाह बोलेगा, वाह। ठीक है, ऐसा। बिटुमिन, देखो बिटुमिन के बारे में अच्छे से पढ़ लो। बिटुमिन, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिटुमिन से, बिटुमिन का टेस्ट, ठीक है, एग्रीगेट का टेस्ट, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीबीआर मेथड को पढ़ लो, सीबीआर टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। टेस्टिंग वगैरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, डेफिनेटली रहते हैं एग्जाम में। तो मुद्दा देखिए, बात जो हम डिस्कस कर रहे थे भाई का, क्वालिटी ऑफ टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन, इन्होंने लिखा। अभी एक स्टेटमेंट और लिख देते हैं यहाँ पे, एज फॉलो। तो अभी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ठीक है। इलास्टिसिटी, बेंडिंग स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सीधा, और सीधा इन्होंने यही लिखा, इलास्टिसिटी, टिम्बर शुड हैव गुड इलास्टिसिटी, एक लाइन लिख दिया, चलो है। बेंडिंग स्ट्रेंथ, इट शुड हैव गुड बेंडिंग स्ट्रेंथ, ओके। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इट शुड हैव गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ओके। समझिए, दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, ओके। फिर टिम्बर शुड हैव मिनिमम श्रिंकेज एंड वार्पिंग स्ट्रेस, टिम्बर शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स एंड इट शुड नॉट अट्रैक्टिव फॉर टर्माइट, मतलब दीमक वगैरह, इंसेक्ट वगैरह, फंजाई वगैरह, इसके लिए अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए, है ना। प्रिजर्वेटिव लगा के रखो, ये सब चीजें। टिम्बर यूज्ड फ्रॉम हार्डवुड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, हार्डवुड टिम्बर यूज करना चाहिए कंस्ट्रक्शन पर्पस से। इसमें एग्जांपल भी डाल दो ट्रीज का, तो और ये और इम्पैक्टफुल हो जाएगा, ठीक है, अगर एग्जांपल भी डाल दोगे तो। स्ट्रेंथ, इट शुड हैव गुड शियर स्ट्रेंथ, तो इनको कितना मिल गया, इनको कितना मिल गया ये नंबर, एक मिनट, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, देख लेते हैं यार कितना मार्क मिल गया। 10 में से 8 इनको चिपका दिया गया है, ये 8 नंबर है, समझ रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ठीक है। कुछ लिखने को था नहीं इनके पास, लेकिन फिर भी ये कीवर्ड्स जानते थे, कीवर्ड को यूज करके लिख लिया बहुत अच्छी तरीके से। बस उसका अरेंजमेंट पॉइंट टू पॉइंट बड़ा ढंग से, बड़ा सलीके से अरेंज किया है। नंबर मिल गया 8 10 में से, बड़ा मुश्किल से मिलता है थ्योरी में। न्यूमेरिकल में आपको फुल मिलेगा, जैसे ये न्यूमेरिकल देखो यहाँ पे, लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर्ड विथ ए 20 मीटर चेन फाउंड टू बी इतना, कैलकुलेट ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। छोटा सा, जैसा गेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है क्या, गेट में अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बस वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल, सीधा इन्होंने बस लिख के अच्छे से ढंग से कैलकुलेट कर लिया। क्या लिखा देखो, गिवन लेंथ ऑफ चेन मेजर्ड इतना, लेंथ ऑफ एक्चुअल चेन इतना, लेंथ ऑफ लिंक में इतना, करेक्ट लेंथ कितना, करेक्ट लेंथ इक्वल टू फॉर्मूला चिपकाया, निकाल दिया आंसर, 15 नंबर फुल। तरीका देखिए लिखने का, न्यूमेरिकल में आपको फुल नंबर मिलेगा। आरसीसी में प्रैक्टिस कर लो, आरसीसी का सभी डिजाइन प्रैक्टिस कर लो, बीम को कैसे डिजाइन करते हैं अच्छे से, कॉलम का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। फिर डबली रिइंफोर्स्ड कॉलम पे, डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन पे नहीं आएगा मेरे को नहीं लगता है। फ्लैंज सेक्शन के छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, फ्लैंज सेक्शन का वो जो छोटा छोटा फॉर्मूला नहीं है, टू कैलकुलेट इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है, उस पे आ सकता है क्वेश्चन, छोटा छोटा, जैसे ये 10 नंबर का, मतलब 15 नंबर का दिया था इससे पहले छोटा वाला, वहां फ्लैंज सेक्शन का एक फ्लैंज सेक्शन दे देगा, आइसोलेटेड टी दे दिया, या फिर एल सेक्शन दे दिया, ठीक है, बोलेगा इसका इफेक्टिव, या फिर कोई एक बीम स्लैब सिस्टम दे दिया, उसमें आपको एल और टी का पूछ लिया, 10 या 15 नंबर का, वो छोटा क्वेश्चन। ये नहीं कि फ्लैंज सेक्शन को बैठ के डिजाइन करो, अरे भाई डिजाइन करोगे तो ऐसे 2 घंटा तो ऐसे ही फ्लैंज सेक्शन का डिजाइन करने में लग जाता है, 1 घंटा तो ऐसे ही लग जाएगा, तो 100 नंबर का क्वेश्चन देगा वो डिजाइन नहीं देंगे वो, अगर दे दिए तो समझो उस साल का पेपर बहुत हार्ड है, समझे। डिजाइन देंगे आपको सिंगली रिइंफोर्स्ड का, छोटा छोटा डिजाइन होता है वो देंगे, डबली का भी डिजाइन नहीं देंगे, कॉलम का डिजाइन दे सकते हैं, छोटा है,
ठीक है। फ्लैंज सेक्शन का डिजाइन ये सब बड़ा है, फ्लैंज सेक्शन का, स्लैब का, फुटिंग का डिजाइन, ये सब बड़े बड़े डिजाइन होते हैं। अगर ये देंगे तो बड़ा नंबर, हैवी नंबर आता है। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि ये अगर देंगे इनका डिजाइन तो 25 से लेके 30 नंबर का एक एक क्वेश्चन रहेगा सीधा, 25 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर ये डिजाइन देते हैं तो इन डिजाइन को प्रैक्टिस करके जाइए। बाकी थ्योरी को, थ्योरिटिकल पोर्शन भी आरसीसी में कम नहीं है, जैसे एलएसएन डब्ल्यूएसएन के बीच का डिफरेंस, ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ एलएसएन एंड डब्ल्यूएसएन, ये पूछा जा सकता है। फिर आपसे सिंपली टाइप्स ऑफ स्लैब पूछा जा सकता है, स्लैब कितने तरह के होते हैं, या फिर कोई 2 नंबर में डाल दिया फ्लैट स्लैब के बारे में लिखिए, फ्लैट स्लैब के बारे में लिखिए, ऐसा कुछ 2 या 5 नंबर में डाल दिया, छोटा छोटा ऐसा थ्योरी वगैरह। समझ में आ रहा है? देखेंगे उस तरह का क्वेश्चन अभी आया होगा प्रीवियस ईयर। ये सर्वे का क्वेश्चन देखो, ट्रेवर्सिंग का, फॉलोइंग बियरिंग ऑब्जर्व विद कंपास कैलकुलेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कैलकुलेशन, सीधा देखो 20 नंबर का। ये सब क्वेश्चन देखो भाई, ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बेसिक छोटा छोटा क्वेश्चन है। हम लोगों ने बड़ा जी जान लगा के, टाइम दे के, प्यार से ये सारा टॉपिक आपको सिखाया है, बहुत ही मेहनत किया है ट्रेवर्सिंग में, सर्वे में, हर एक सब्जेक्ट में। आप आइए पढ़िए, ये सब क्वेश्चन आपको बच्चा जैसा लगेगा, है ना। आप अभी फीलिंग कर रहे हो अरे इतना बड़ा बियरिंग वेयरिंग, ये सब कैलकुलेशन, ये सब कुछ नहीं है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बस इंटीरियर एंगल ही तो निकालना है, और इन्होंने देखिए इंटीरियर एंगल कैलकुलेट किया, लास्ट में ये चीज बड़ा अच्छा काम किया, ट्रेवर्स का डायग्राम बना दिया, ये भी शो कर दिया कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवर्सिंग हो रही है, ए टू बी, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई, फिर ए पे आ गए, ट्रेवर्सिंग का डायरेक्शन शो कर दिया। तो फुल टू फुल, मतलब फुल तो नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 18 नंबर तो मिला। मेरी बेटी उठ गई थी झूले में सोई थी। ठीक है, अब देखो सिंकिंग फंड, डिस्क्राइब सिंकिंग फंड विथ रेस्पेक्ट टू वैल्यूएशन, थोड़ा सा जितना आता था उन्होंने फॉर्मूला वगैरह लिखा, उनका डेफिनेशन लिखा, नंबर नहीं मिला, लेकिन आपको आता है तो पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। 3 नंबर। विथ रेस्पेक्ट टू वैल्यूएशन डिस्क्राइब करना है। इसमें देखिए, डिटरमाइन द डिप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ कार परचेज, मतलब एस्टिमेशन कॉस्टिंग का, ये भी इकोनॉमिक्स का 10 नंबर का क्वेश्चन है। कैलकुल वही मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन में देखो, इससे पहले भी 10 नंबर वाली क्वेश्चन थी, लेकिन वो न्यूमेरिकल नहीं थे, थोड़ा थ्योरी थ्योरी था। उन्होंने डिस्क्राइब किया, लिखा, फॉर्मूला भी लिखा, सब चीजों को लिखा, लेकिन फिर भी 10 में से 3 ही मिला। लेकिन यहाँ पे देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन ये भी था, लेकिन कितने, दो ही 3 स्टेप में कैलकुलेट हो गई, आंसर भी करेक्ट आ गई। उनके पास आंसर रहता सीधा, इतना आ गया, करेक्ट निकाल दिया तुमने, बस वो चेक किया, हाँ खत्म। और थोड़ा सा ये लास्ट में एक पॉइंट इंटरेस्टिंग सा डाल दिया, एक पॉइंट और डाल दिया इंटरेस्टिंग, मतलब पेपर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो 10 में से 10 फुल टू फुल नंबर। ओके, तो न्यूमेरिकल में आपको हमेशा 100% चांस है आपका आंसर सही निकल जाएगा, तो फुल टू फुल मिलेगा। देखो ये आपका इन सिटू सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ गया, 20 नंबर का क्वेश्चन दिया है, और ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं। द इन सिटू, थोड़ा जूम करके पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ा जाए थोड़ा जूम करके। The in situ percentage void of a sand deposit is 34%. For determining the density, dried sand from stratum was filled loosely in 1 liter mold and then was vibrated to give maximum dry density. The loose dry mass in the mold was itna and dense dry mass was itna. Determine the density index if the specific gravity of sand. ID निकालना, आईडी निकालने का है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। देखो भाई, इन्होंने कैलकुलेट किया और लगा दिया फॉर्मूले में सीधा। ओके, रिलेटिव डेंसिटी ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मीन, आईडी का वैल्यू निकाल लिया, ड्राई डेंसिटी इतना। लेकिन इनको 20 में से 20 12 मिला है, इस क्वेश्चन को देखना होगा, चेक करना होगा। खैर आईडी का फॉर्मूला तो इन्होंने सही लिखा था, ड्राई डेंसिटी को यूज किया, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन था, 5 से ई निकला इनका।
ठीक है। वर्ड रेशियो इन डेंस स्टेट मतलब, डेंस स्टेट मतलब गामा डी स्टेट में निकाला। चेक करना होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। 20 में से 12 नंबर मिला, कोई बात नहीं यार, कुछ हुआ होगा, उसको चेक करना पड़ेगा, चेक नहीं किया अपन ने। देखो, डिस्क्राइब द लोड सेटलमेंट कर्व इन प्लेट लोड टेस्ट सॉइल मैकेनिक्स। टेस्टिंग से आते हैं बाबू, लोड सेटलमेंट कर्व बनानी है, ठीक है। लोड सेटलमेंट कर्व, तो इन्होंने टेस्ट को एक्सप्लेन किया पहले बहुत अच्छे तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, सही सही पॉइंट। फिर लोड सेटलमेंट कर्व इन्होंने बना के दिखा भी दिया, ओके। और जो आंसर मिला इन्होंने, और भी जो सैंड का सेटलमेंट वगैरह है, फॉर सैंडी सॉइल, फॉर क्ले सॉइल जो यूज करेंगे, वो फॉर्मूला भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो कितने नंबर की क्वेश्चन थी ये? थोड़ा सा लैग कर रहा है ये पीडीएफ। एक्चुअली क्या है, बहुत पुराना सिस्टम भी हो गया ना, कोई बात नहीं यार। 20 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें भी इनका नंबर कट गया है, लिखा तो है 12 नंबर। आप एक काम करना, ये क्वेश्चन आ गया, डायग्राम पहले बनाओ, डायग्राम को पहले बनाओ भाई, ठीक है। लोड सेटलमेंट कर बोला है तो लोड सेटलमेंट कर पहले बनाओ। ये क्वेश्चन था, ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, 15 नंबर का न्यूमेरिकल इन्होंने छोड़ दिया। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये वियर का क्वेश्चन है, ठीक है। फ्लो मेजरमेंट से पढ़ा दिया हमने, और ये सब चीजें तो हमने फ्री में पढ़ा है रे बाबू लोग, एक पैसा भी नहीं लिया। फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा क्लास मेरा फ्री में पढ़ा हुआ है। राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग। ये देखो यार, फ्लूइड मैकेनिक्स लगता है इन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ के नहीं गया था। क्या है फ्लोटिंग डिवाइस, फ्लोटिंग बॉडी का स्टेबिलिटी के बारे में लिखना है, क्या है ही क्या इसमें। एंड टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, हाँ, स्टेबल, अनस्टेबल, इन्हीं सब चीजों को एक्सप्लेन करना है, और क्या करना है, ठीक है। और बोइंसी और मेटा सेंटर वगैरह को एक्सप्लेन कर देते बस, थोड़ा सा हो गया, नंबर मिल जाता, ओके। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। अरे भाई, ये देखो, ये फिर अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक्वीफायर वगैरह का, ठीक है। परमेबिलिटी निकाल, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी दिया है, क्या निकालना है, कैलकुलेट यील्ड फ्रॉम वेल, यील्ड निकालने का है, ठीक है। परमेबिलिटी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अभी रिसेंटली पढ़ाया था मैंने इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, रिसेंटली अभी पढ़ाया था, जस्ट 1 डेढ़ महीने पहले, अगर आप देखे होंगे, ठीक है। वाटर डिमांड एस्टिमेशन वगैरह, ये देखो डैम का, रिसेंटली अभी पढ़ाया था हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग में, डैम, ये सब चीज बच्चा वाला क्वेश्चन है यार, ये सब क्वेश्चन बच्चे वाले हैं, बस ये सब छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए बच्चों से छूट जाता है क्योंकि इन सब चीजों पे वर्क नहीं करते हो आप लोग, वर्क करोगे ये सब क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको दिख रहा है ये न्यूमेरिकल डैम वगैरह का आ गया यार, कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसलिए छूट जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी चंद्र प्रकाश जी ने जो सब्जेक्ट पे कमांड था, उन क्वेश्चन को चूज करके उनका सही सही आंसर किया है, ठीक है। द स्पीड ऑफ, ये देखो हाईवे का क्वेश्चन है, तो अब क्या निकालना है, एज्यूम रिएक्शन टाइप, एनी रिलेवेंट डेटा, ओवरटेकिंग, सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस, ओएसडी। गेट का जैसे 2 नंबर का आता है, वही गेट में तो 2 नंबर में ये डाल देते हैं, उसी को यहाँ पे 15 नंबर में डाला हुआ है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लिया। इनको कितना नंबर मिला देखो, 15 में से 12 नंबर मिला है। थोड़ा हैंडराइटिंग साफ रखो। अपना एक स्टूडेंट है शाहिद खान, ठीक है, उनका हैंडराइटिंग इतना नीट क्लीन है ना कि मत पूछो, और उस हैंडराइटिंग के बेसिस पे, जस्ट ऑन बेसिस ऑफ हैंडराइटिंग, इतना नीट क्लीन हैंडराइटिंग होने के कारण बीएसएफ जेई में सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके लिखा, जितना भी चीज आता था उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके लिखा है, बस हैंडराइटिंग को थोड़ा साफ साफ लिखेंगे तो वो भी अच्छा है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेलवे स्लीपर, टाइप्स ऑफ रेलवे स्लीपर आया, आपको परमानेंट वे के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, परमानेंट वे,
ठीक है, परमानेंट वे के ऊपर। बालास्ट का स्पेसिफिकेशन, बालास्ट का क्वालिटी क्या होता है, बालास्ट के बारे में लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बालास्ट लिखिए, इसके बारे में चीजें आ सकती है। ठीक है, और ये स्विच, स्विच टाइप्स ऑफ स्विच एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है थ्योरी में, रेलवे में। ओके, या फिर आपका नेगेटिव सुपर एलिवेशन पे कैलकुलेशन बैठा के दे सकता है। तो इनका 15 कितने नंबर का क्वेश्चन था ये वाला, 15 नंबर का क्वेश्चन भाई ने मैक्सिमम मैक्सिमम उठाया, 12 नंबर फिर उठाया थ्योरी में। और ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं चीजों को। ओके, चीजों को पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं। आपसे देखिए वो लेंथ ऑफ रेल कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है, वेल्डिंग में लेंथ ऑफ रेल वगैरह कितना होगा। ठीक है, स्लीपर इंडेक्स, स्लीपर डेंसिटी इंडेक्स, उसके कल उसको उसका डिराइव करवा लेगा, उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है रेलवे में, छोटा छोटा 10-10 नंबर का। ठीक है, डिजाइन है रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक, डिजाइन कर दिया भाई ने बहुत अच्छे तरीके से। 15 नंबर का क्वेश्चन था, और 15 में से जब इन्होंने डिजाइन किया है तो कितना आ गया इनको, 10 नंबर दिए। अब ये 10 नंबर क्यों दिए, उसका रीजन ये है, डिजाइन, जब भी डिजाइन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, डेटा अलग अलग आ सकता है, सबका डिजाइन एक जैसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस में, डिजाइन वाले क्वेश्चंस में स्टेप्स को नीट एंड क्लीन लिखिए, और स्टेप्स ऐसे लिखिए जो रियल स्टेप्स हैं, ताकि वो जस्टिफाई हो पाए, हाँ कि यही प्रोसीड्यूर है डिजाइन करने का। कम से कम एग्जामिनर जो चेक कर रहा है पेपर को, उतना उसको समझ में आए कि जो स्टेप्स लिखा है बच्चे ने वो एकदम सही लिखा है, यही एकदम रियल स्टेप्स है, इसी को फॉलो करते हुए आप कुछ डेटा इधर उधर ले सकते हैं, लेकिन आपको नंबर पिन पॉइंटेड उसके आसपास का मिलेगा। लिस्ट मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन करने का कौन कौन सा मेथड है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिसइंफेक्शन बाय अल्ट्रावायलेट रे, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। अल्कलिनिटी कर लो, हार्डनेस कर लो, टाइप्स ऑफ कोएगुलेंट कर लो। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोएगुलेंट दो चीजों में करिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए अलग करो, नाम अलग पूछेगा, सीवेज के लिए अलग करो, उसका नाम अलग पूछ लेगा। मतलब वेस्ट वाटर के लिए कौन सा कोएगुलेंट सुटेबल है, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट पे कौन सा कोएगुलेंट सुटेबल है, अलग अलग। ठीक है, वो क्या है ना, वीडियो लैग हो रहा है, इसलिए मैंने अपना थोड़ा सिस्टम स्पीड बढ़ाने के लिए अपना बंद कर दिया। खैर, देखो यार, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, समझे, एसएससी जेई में, मेंस में। बस आपका अगर थोड़ा बेसिक मजबूत है तो आप इजीली कर पाएंगे चीज़ों को। और प्रैक्टिस के लिए आप एसएससी का पीवाईक्यू सॉल्व करिए, और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस के पीवाईक्यू सॉल्व करिए, ये बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसमें भी, इस वाले क्वेश्चंस में भी, जो ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, ये थ्योरी क्वेश्चन, इसमें भी भाई का कितना आ गया, आपका 12 नंबर आ गया। समझ रहे हैं। अब देखो, तो और जो जो चीज मैं बोल रहा हूँ बीच बीच में, ये देखो सोम के क्वेश्चंस, सोम का ये टॉर्सन का क्वेश्चन आ गया, डिटरमाइन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर ए कैंटिलीवर, ए कैंटिलीवर 30 नंबर का क्वेश्चन है यार। क्या है क्वेश्चन में, है ही क्या, कुछ है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। बाबू सोम भी हमने फ्री में पढ़ा के रखा है, आप लोग बस पैसे देके पढ़ने के शौकीन रहते हैं बहुत सारे बच्चे। हाँ देखो मैं हंस नहीं रहा हूँ, हंस भी रहा हूँ तो इसलिए हंस रहा हूँ, चीजों का ना कदर नहीं करते हो। अभी वही सोम क्लासेस को हम प्राइवेट कर देंगे, हाँ बताइए, और उसी का हम पैसा ले लेंगे। लेकिन समझिए, देखो एक बोलना पड़ता है थोड़ा। ओके, इसमें कुछ मैं बुरा नहीं हो गया, बुरा इंसान नहीं हो गया। जहाँ हम लोग का कोर्स का फी रहता है, क्लासेस का फी रहता है 3,000 4,000 रुपया, वहीं पे आप 30 से 40 हजार रुपया पे करते हो, फिर भी सिलेक्शन के लिए और मेंस के लिए अलग से तैयारी, इसके लिए अलग से तैयारी करने का बच्चे अलग से कोशिश करते हैं। अपने ग्रुप वाले को तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो मैं 100% जानता हूँ, ये सब क्वेश्चन वो बच्चे जैसा उड़ाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 30 नंबर का क्वेश्चन है, बस सही सही बना दीजिए। देखिए चंद्रू भाई ने क्या किया है, अपने चंद्र प्रकाश भाई ने क्या किया है, देखा जाए पीडीएफ। खैर, चंद्र प्रकाश भाई साहब को भी नंबर मिले हैं, इसमें अच्छे नंबर मिले हैं, 25 नंबर मिला है। ठीक है, तो उनको भी नंबर इस वाले क्वेश्चन के लिए कोई बुरा नंबर नहीं मिला है, उनको भी मिला है, अच्छा खासा नंबर मिला है, 25 नंबर मिला है उनको भी। ओके, तो देखिए मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ
जैसे कि ये क्वेश्चन शुरू करोगे तो सबसे पहले क्या लिखो, पहला ऐसे लिखो सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन, एक स्टेटमेंट डाल दिया। फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करिए, लिखिए समेशन एफ ऑफ वी इक्वल टू 0, ठीक है, समेशन एफ ऑफ एच इक्वल टू 0, ठीक है, समेशन एफ ऑफ सॉरी एम जेड इक्वल टू 0, ऐसा। या फिर आप ऐसा करिए ना, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दो सोम के ऐसे क्वेश्चंस में, ये आप शो कर दो ऐसा y, ये आप शो कर दो ऐसा x, ये आप शो कर दो z, ठीक है, बगल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम शो कर दो और लिखते चलो समेशन एफ ऑफ y इक्वल टू 0, मतलब वर्टिकल वाले सारे y, हॉरिजॉन्टल वाले x, और ये तो ये समझ जाएगा वो, फिर एक एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। हम लोग इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम जब लिखते थे तो उसमें ऐसे ही करते थे, ईएससी के एग्जामिनेशन, समझ में आ रहा है, तो हमको फुल टू फुल नंबर भी मिलता था। तो ये है, पहले सपोर्ट रिएक्शंस को कैलकुलेट करिए, सपोर्ट रिएक्शंस को कैलकुलेट करेंगे उसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखिए, ठीक है, यहाँ पे 2 स्पैन है तो 2 बार लिखना होगा, मतलब एक एक्स सेक्शन यहाँ लोगे, एक एक्स सेक्शन यहाँ लोगे, 2 इक्वेशन आएंगे तुम्हारे किसके, शियर फोर्स के, 2 इक्वेशन आएंगे तुम्हारे बेंडिंग मोमेंट के, 4 इक्वेशन लिखना है अच्छे से, ओके। उसके बाद क्या, शियर फोर्स एट सी बी ए कैलकुलेट करो, वेरिएशन देख लो, बेंडिंग मोमेंट एट सी बी ए कैलकुलेट करो, वेरिएशन देख लो, और डायग्राम प्लॉट कर दो लास्ट में, खत्म, खत्म कहानी। और देखो जहां पे नेगेटिव है बेंडिंग मोमेंट वहां पे एक टर्म लिख दिया हॉगिंग डायग्राम के ऊपर, जब पॉजिटिव है बेंडिंग मोमेंट वहां एक टर्म लिख दिया सैगिंग डायग्राम के ऊपर। 30 क्या, ये तो 60 नंबर देता वो, इतना खुश हो जाएगा, मेरे जैसा कोई चेक करने वाला रहेगा तो इतना खुश हो जाएगा, इतना करके तो आओ। भाई ने किया है, ऐसा नहीं है, चंद्रू भाई ने भी अच्छे से किया है, और इनको जो नंबर मिल रहा है इनको मिला 25 नंबर, तो ये भी थोड़ा सुधर सकता है, नीट एंड क्लीन लिखिए, ओके। अब देखो ये आरसीसी का क्वेश्चन डिजाइन आ गया, बीम का, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन डिजाइन किया है आरसीसी में। देखो ए सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, इतना 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 रिइंफोर्स्ड बीम, इतना बार, इतना डायमीटर, डिटरमाइन किया डेप्थ, अरे यार न्यू, क्या बोलो इसमें, कुछ करना है क्या, नहीं, स्ट्रेस अलग से गिवन है, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड से है, डब्ल्यूएसएम से, ठीक है, डब्ल्यूएसएम का कॉन्सेप्ट है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालो बस, तो टोटल कंप्रेशन इक्वल टू टोटल टेंशन करना है इतना, और कुछ नहीं करना है। कैलकुलेट अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए रिइंफोर्स्ड शॉर्ट कॉलम, देखो कॉलम का ही बोला मैंने, कॉलम का आता है 10 से 15 नंबर का, एकदम एक्सियल कॉलम वगैरह का आता है एकदम सीधा सीधा, ठीक है। तो इसमें देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन था, इनको फुल टू फुल क्यों नहीं दिया गया, तो उसका एक ही रीजन है, वो शायद हैंड राइटिंग की वजह से, बाकी सब तो ठीक ही था, लेकिन फिर भी इन्होंने इनको सभी क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन देखो जो आया था आरसीसी में 30 नंबर का आया था, ऐसे फैक्टर्स को बताइए जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है, तो इसको अच्छे से, थोड़ा 30 नंबर का क्वेश्चन है तो अच्छे से डिफाइन करके लिखना होगा, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट तो रहेंगे लेकिन डिफाइन करना होगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, समझ में आ रहा है। वाटर सीमेंट रेशियो कैसे अफेक्ट करता है वो लिखना होगा, एग्रीगेट कैसे अफेक्ट करता है वो लिखना होगा, सब चीजों को जितना भी नॉलेज है सब घुसेड़ दो, ठीक है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट रहो, वो जरूरी है। जैसे इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो ऑन वर्केबिलिटी लिखना चालू किया, इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट्स ऑन वर्केबिलिटी, अब एग्रीगेट लिख रहे हो उसके अंदर सब पॉइंट आ जाएगा, टेक्सचर आ जाएगा, उसका शेप आ जाएगा, चीजें आ जाएंगी ना, ओके। नाउ कॉम्पैक्शन वगैरह भी कैसे इफेक्ट करता है, सब चीजें पॉइंट टू पॉइंट, चंद्रू भाई ने भी लिखा है, चंद्र प्रकाश भाई, फिर इन्होंने टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी, देखो फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी था, टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी हमको लिखने की जरूरत नहीं है, टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी लिखा है, फिर भी इन्होंने, कोई बात नहीं, नंबर इनको दिया गया 25 नंबर, समझ में आया। हाँ लेकिन वर्केबिलिटी लिमिट, ये टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी मतलब इस तरह से इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करिए, जो वर्केबिलिटी है उस पर रहिए, फिर भी इनको 25 नंबर मिला है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो मेरा आंसर राइटिंग अप्रोच होता है, जो मैंने आपको बोला, वर्केबिलिटी को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर लिखूंगा डिफरेंट टेस्ट कैरिड आउट टू मेजर दी वर्केबिलिटी, टेस्ट का नाम और जो भी लिमिट है, टेस्ट का नाम लिमिट, टेस्ट का नाम लिमिट, बस खत्म, तो भी आपको यही नंबर मिलते हैं।
कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड सेक्शन गिवन बिलो। ये देखो यार, ये तो बेसिक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, इसमें क्या ही है, कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें तो ऐसे, स्टील स्टील जब हम डिजाइन करते हैं, स्टील डिजाइन, ये 25 नंबर का क्वेश्चन था, 30 नंबर का क्वेश्चन था। 30 में से अपना चंद्र प्रकाश भाई को मिल गया 25। जब हम स्टील बनाते हैं, स्टील डिजाइन करते हैं, तो वहां पे बस ये तो स्टेप में आती है कि नहीं। और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था यार, देख लेते हैं। बस क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे इसेंशियल डेटा दिया हुआ था, आपका कोड का जो भी डेटा यूज हो सकता था, जो आपको करना था, वो डेटा यहाँ पे आपको गिवन थी। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारा जो ब्राउजर है वो थोड़ा काम नहीं कर रहा है अच्छे से, तो मैं भी परेशान हो गया हूँ। अभी देखो इतना लेट आ रहा है ना, परेशान इसलिए हो गया हूँ। आप लोग ज्वाइनिंग करिए, तब हम एक नया कंप्यूटर खरीद लेंगे। आइए पढ़िए, एसएससी निकल जाएगा, मेरा कंप्यूटर नया ही है। सो टारगेट एसएससी 2023 बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, बड़ा प्यार से, अच्छे से। वेलकम।